हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 55 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 56 से करेंगे। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी। मैं एक ही वीडियो में पूरा टेस्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे जितना समय मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने की, जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा उतना कर दिया जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। 56 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संदर्भ में बताना है। पहला पॉइंट है, लिबर्टी शब्द का अर्थ है जो जिसे पसंद है उसे करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी राइट संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नेचर में नहीं होते हैं, ये सीमित होते हैं, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पे लगे हुए हैं। क्लियर है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी युक्ति युक्त निर्बंधन। समझ में आया? तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए, इक्वलिटी शब्द का अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव है। देखिए, तो आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? ईवीएल यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता दी गई है। विधि के समक्ष सभी समान है, कानून के समक्ष सभी समान है, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए। तो समानता का अर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस का अभाव है। बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी के सिद्धांतों को अलग अलग माना जाना चाहिए और उन्हें इंटीग्रेटेड नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों एक साथ चलने वाली चीज़ें। अगर कानून के सामने दो लोगों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, एक जैसा नहीं समझा जाएगा, तो दोनों के बीच में कभी भी फ्रैटर्निटी नहीं आ पाएगी। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये मेन पिलर हैं तीनों। ठीक है, इनको सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो 1 और 3 गलत है। क्लियर है? 1 और 3 गलत है। समझ में आया? चलिए आगे कीजिए जल्दी से। 57 देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। हम लोगों ने रिपब्लिक के बारे में अच्छे से समझाया पुराने क्वेश्चंस में। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़िए, भारत एक विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। आपको पता है हमारा देश क्या है? हमारा देश संप्रभु कंट्री है, यानी सोवरेन कंट्री है। और सोवरेन का मतलब क्या होता था कि हम किसी दूसरे देश के निर्णय और रूल्स रेगुलेशन पर डिपेंड नहीं हैं। हमारे देश पे किसी दूसरे देश का प्रभुत्व नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। क्लियर है? तो ये जो पहला पॉइंट लिखा है ना, ये संप्रभु के बारे में लिखा है, सोवरेनिटी के बारे में लिखा है। जब एक कंट्री इंडिपेंडेंट होती है, वह अपने देश का कुछ हिस्सा दूसरे देश को दे भी सकता है और दूसरे देश के किसी भी भाग का अधिग्रहण कर भी सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो सोवरेनिटी का पार्ट है, ना कि डेमोक्रेटिक का। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, राजनीतिक संप्रभुता यानी पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो लोगों में निहित है, ना कि किसी राजा में। आपको पता है कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है उनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्र के जो मुखिया हैं वो प्रेसिडेंट हैं। और ये कैसे आते हैं? इनका चयन कैसे होता है? इनका चयन इलेक्शन से होता है। और इलेक्शन में भाग कौन लेता है? किसी देश के सिटीजन। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो अलग बात है, यानी भारत के नागरिक ही डिसाइड करेंगे कि राष्ट्र का मुखिया कौन होगा। इसको बोला जाता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है, किसी विशेषाधिकार यानी स्पेशल प्रिविलेजेस प्राप्त वर्ग की यहाँ पे अनुपस्थिति है। बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। समझ आया? तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। चलिए 58 देखिए, 58 इस तरफ लिखा है। 58 देखिए, यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने डायरकी यानी द्वैत शासन के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है। देखिए, द्वैत शासन के बारे में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक, द्वैत शासन तो 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट से। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग काम दे दिए गए थे कंपनी के, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग काम दे दिए गए थे। व्यापारिक जो काम थे, व्यावसायिक जो काम थे, कमर्शियल जो काम थे कंपनी के, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता था, और राजनीतिक जो कार्य हुआ करते थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा करता था। तो एक द्वैत शासन की झलक तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दिखती है। दूसरा द्वैत शासन आपको दिखेगा 1919 में। 1919 का जो एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1919 में जो नेचर था द्वैत शासन का, आपको पता है कि यहाँ पे लिस्ट यानी सब्जेक्ट को 2 तरह से बांट दिया गया था, ट्रांसफर्ड लिस्ट में और रिजर्व लिस्ट में। यानी रिजर्व लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते थे उन पर पूरा कंट्रोल गवर्नर जनरल का हुआ करता था, और ट्रांसफर लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे इनका शासन प्रशासन किसके हाथ में था? मंत्रियों का था। और इसी एक्ट के माध्यम से आपने प्रांतों में द्वैत शासन देखा था। ये जो द्वैत शासन की प्रणाली थी ये प्रांतों में थी। क्लियर है? प्रांतों में, यानी द्वैत शासन प्रांतों में कौन लाया था? 1919 का एक्ट लाया था। और इस डायरकी को, इस द्वैत शासन को आपको पता है 1935 में ख़त्म कर दिया गया था
राज्यों से प्रांतों से द्वैत शासन खत्म करके केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट करने की सिफारिश की गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था, सिर्फ सिफारिश की गई थी केंद्र में। अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट है मार्लिया-मिंटो सुधार द्वारा की गई एक शासन की योजना थी, तो ये तो गलत है। मार्लिया-मिंटो नहीं देखा हम लोगों ने, 1909 से नहीं हुआ था द्वैत शासन, 1919 के एक्ट से हुआ था, पहला गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अभी पहले पॉइंट में हम लोगों ने 1919 के एक्ट से प्रांतों में द्वैत शासन देख लिया, लेकिन 1919 के समय पे कंपनी तो थी नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए, यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ये पॉइंट सही है। ये जो डायरकी सिस्टम था ये 1784 वाला यहाँ पे लिखा है, जब कंपनी हुआ करती थी, लेकिन 1919 के समय पे कंपनी थोड़ी ना थी। आपको पता है 1858 के एक्ट के द्वारा कंपनी का जो शासन है वो सीधे क्राउन के हाथ में चला गया था। तो 1919 के समय पे द्वैत शासन का नेचर अलग था और 1784 के समय पे द्वैत शासन अलग नेचर का था। तो ये जो बात लिखी है ये 1784 की रिगार्डिंग लिखी है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने द्वैत शासन, ये 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया। ये भी द्वैत शासन है, सेकंड पॉइंट भी द्वैत शासन है, और 1919 के एक्ट के द्वारा आया था वो भी द्वैत शासन है, लेकिन बस नेचर अलग था। तो आप इसको सही मानेंगे या फिर इसको सही मानेंगे? अगर 1919 के एक्ट के द्वारा आप चल रहे हो द्वैत शासन को लेके, तो फिर इसको गलत मानोगे ना। समझ आया? पहला पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट भी गलत है। तीसरा पॉइंट देखिए, केंद्र में द्वैत शासन को अपनाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 की सिफारिश की गई। ये हम लोगों ने सीख लिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सही बताना था तो केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। समझ आया? चलिए 59 देखिए जल्दी से। भारतीय परिषद अधिनियम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने कुछ गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए चुनाव कराने का लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रावधान किया। गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए चुनाव का जो अप्रत्यक्ष प्रावधान था वो 1861 नहीं था, 1892 का एक्ट था। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। आपको 1919 का एक्ट याद आ रहा है, मार्लिया-मिंटो याद आ रहा है। मार्लिया-मिंटो एक्ट में क्या था, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इसके अलावा एक्सपेंड किया गया ये सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपीय लोगों के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, 1919 के एक्ट में मुस्लिम समुदाय को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया और 1919 में इसको एक्सपेंड करके इन सभी को भी दिया गया। क्लियर है? इसको हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ही था जो एक्सटेंड किया गया था। तो जब भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुआ करे क्वेश्चन में, तो पढ़ा कीजिए कि ये किस समुदाय की बात कर रहा है। 1919 में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए दिया गया था और इसको एक्सटेंड करके 1919 में इन सभी को दे दिया गया। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांत में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की। करेक्ट पॉइंट है। आपको पता है 1935 से प्रांत में द्वैत शासन खत्म कर दिया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो यहाँ पे सही बताना था। दूसरा और तीसरा पॉइंट करेक्ट है, बी पॉइंट करेक्ट है। ठीक, चलिए 60वां कीजिए जल्दी से। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के बारे में बताना है। 1858 याद रहा ना, आफ्टर 1857 की क्रांति, कंपनी खत्म, शासन सीधे क्राउन के हाथ में, वाइसराय का पद आ गया और स्टेट सेक्रेटरी का पद आ गया। पहला पॉइंट पढ़िए, अधिनियम ने भारत में द्वैत सरकार की प्रणाली की शुरुआत की। तो डायरकी सिस्टम कब आया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एक डायरकी सिस्टम तो हम लोग 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में देखा और दूसरा डायरकी सिस्टम प्रांतों में देखा कब? ये 1919 के एक्ट के द्वारा। तो 1858 वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, इसने भारत के लिए राज सचिव का एक नया कार्यालय बनाया। ये बिल्कुल करेक्ट है। 1858 के बारे में पढ़ते हैं। वाइसराय का पद आया और स्टेट सेक्रेटरी का पद आया। क्लियर है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी का तीसरा पॉइंट इस तरफ लिखा है, इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। गलत लिखा है, गवर्नर जनरल तो था ही, गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है ये काम हुआ था 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। 1858 तक तो गवर्नर जनरल पद हुआ ही करता था, 58 के बाद फिर वाइसराय पद आया। क्लियर है? तो तीसरा गलत है। तो यहाँ पर सही कितने पॉइंट हो गए थे? केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2, बी ऑप्शन करेक्ट है। 61 देखिए हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं तो अब ये बहुत आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853 के बारे में बताना है। ये समय किसका था आपको पता है? ये लॉर्ड डलहौजी वाला समय था, लॉर्ड डलहौजी। और इसका पहला स्टेटमेंट देखिए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को
वाणिज्यिक कार्य अलग कर दिए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए। ये पहला पॉइंट बोल रहा। तो ये चीज़ हम लोगों ने कब पढ़ा था? ये 1833 के एक्ट में हुआ था ये काम। ठीक है, कंपनी को पूरी तरीके से कमर्शियल जो उसका नेचर था उसको ख़त्म कर दिया और एक उसको एडमिन बॉडी बना दिया। एडमिन बॉडी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। 1833 के एक्ट से ही बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये काम जो है वो 1833 से हुआ, ना कि 1853 से। दूसरा पॉइंट देखिए, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल परिषद के विधायिकार और शासनात्मक कार्यों को अलग कर दिया। विधायिकार यानी लेजिस्लेशन वाले कार्य, लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने संबंधी कार्य जो थे, और एग्जीक्यूटिव वाले जो काम थे शासनात्मक कार्य, दोनों को अलग कर दिया। ये बिल्कुल सही है, ये 1853 के एक्ट से ही हुआ था। तीसरा पॉइंट जो है, अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में लोकल रिप्रेजेंटेशन को पेश किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 1853 एक्ट ने ही ये काम किया था। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ही गलत है। देखो, इस पॉइंट के बारे में हम लोग पहले से परिचित थे और सबसे आसान पॉइंट इस क्वेश्चन में यही था। मतलब आप पहले पॉइंट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सही पूछा था, पहला गलत है, हम लोगों ने देखा था जो आसान पॉइंट है, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, क्योंकि तीनों में पहला पॉइंट है। तो आंसर तो हम लोग पहले पॉइंट से ही निकाल सकते थे। ठीक है, हो जाएगा ना। अब 62वां क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं पुराने क्वेश्चंस में। जो शुरुआत के क्वेश्चंस थे इसी टेस्ट में, वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति यानी जुडिशल रिव्यू की जो पावर है उसका दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय की तुलना में वाइड है, व्यापक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि जुडिशल रिव्यू जो इंडिया की है वो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू यूएसए की जो जुडिशल रिव्यू है। ऐसा क्यों पढ़े थे? इसका कारण क्या था? इसका कारण में हम लोग क्या समझे थे कि इंडिया का जो जुडिशरी है वो किस प्रोसेस को फॉलो करती है? ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करती है, यानी प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ को फॉलो करती है इंडियन जुडिशरी। क्लियर है? और यूएसए की जो जुडिशरी है वो फॉलो करती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की उचित प्रक्रिया। क्लियर है? जिसमें से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, और प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ है जो इंडियन जुडिशरी फॉलो करती है, ये कम व्यापक है। हम लोगों ने एक एग्जांपल से समझा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों बड़ा है और प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ जो है वो छोटा क्यों है। हम लोग एक एग्जांपल लेके चले थे कि सरकार की एक योजना है, प्लान है, उस योजना के तहत यदि आप हेल्प करना चाहते हैं, मान लीजिए 100 लोगों का एग्जांपल ले लिया, 100 लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप उस योजना के तहत, तो 90 लोगों की हेल्प हो रही है और 10 लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, क्योंकि देश का नेचर ऐसा है, पॉलिटिकल नेचर ऐसा है, इतना बड़ा डाइवर्स नेचर का कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पूरी संभावना है कि कुछ लोग वंचित रह जाएं सहायता से। तो 90 लोगों की हेल्प हो जा रही है, 10 लोग बच जा रहे हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेता है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है ये जो 10 लोग बच जा रहे थे हेल्प से, ये बचना नहीं चाहिए, इनको भी हेल्प मिलना चाहिए। यदि 100 लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं तो 100 लोगों को ही मिलना चाहिए हेल्प। ठीक, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है। तो ज़्यादा व्यापक कौन होगा? तो ज़्यादा जस्टिस कौन से प्रोसेस में मिल रहा था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मिल रहा है। और प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ में कुछ लोग बच जा रहे थे। अब यूएसए में क्यों ये चीज़ फॉलो की जा रही है और इंडिया में प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ क्यों फॉलो किया जा रहा है? इसके अपने कारण है, अलग कारण है। कुछ पॉइंट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जैसे बहुत बड़ा डाइवर्स नेचर का कंट्री है तो वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा सा कठिन हो जाता है अप्लाई करने में। जैसे आप एग्जांपल इसी का ले लीजिए, 100 लोग यूएसए के ले लीजिए और 100 लोग इंडिया के ले लीजिए। तो इंडिया के जो 100 लोग हैं 100 तरीके के लोग हैं। 100 तरीके का मतलब है, हो सकता है इनका अलग अलग धर्म हो सकता है इनकी मान्यताएं अलग हो, इनकी परंपराएं अलग हो, ये अलग अलग धर्म के लोग हैं, ये अलग अलग भाषाओं के लोग हो सकते हैं, अलग अलग बोलियों के लोग हो सकते हैं। तो ये इंडिया में ही पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे पूरी गुंजाइश है कि ये योजना से हो सकता है कुछ लोगों का फ़ायदा ना हो। लेकिन यूएसए में यदि 100 लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हो तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी संभावना है कि ये 100 लोग ज़्यादा डाइवर्स नेचर के नहीं होंगे, एक ही जैसे होंगे लगभग। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पर ज़्यादा फिट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये एक छोटी सी झलक थी, इसको समझने के लिए और भी फैक्टर हैं, वो हम लोग कभी और समझेंगे। ठीक है, अब जल्दी से सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला हम लोगों ने समझा, पहला गलत लिखा हुआ है। ठीक, पहले में जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बता दिया, यूएसए की कम बता दिया, तो ये गलत है। यूएसए की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। सेकंड पॉइंट में वही लिखा है कहाँ पे क्या फॉलो किया जाता है। इंडिया में प्रोसीजर स्टेबलाइज बाई लॉ फॉलो किया जाता है और अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर, सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है भारत और यूएसए दोनों का संविधान अदालत की एकल प्रणाली का प्रावधान करता है जो केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करता है। आपको पता है इंडिया की रिगार्डिंग इंडियन जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड नेचर की है। क्लियर है, इंटीग्रेटेड का मतलब हम लोगों ने पुराने क्वेश्चन में समझा था, हम फिर समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जो जुडिशरी है वो सोपानी क्रम में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इंडिया में ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संघ की कोर्ट है और यूनियन यानी संघ या फिर केंद्र के जो कानून होंगे उसी को फॉलो करेगी सुप्रीम कोर्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यूनियन के लॉ को भी फॉलो करा सकती है और स्टेट के लॉ को भी फॉलो करा सकती है। ऐसे ही हाई कोर्ट का सीन है कि हाई कोर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य के कानूनों को लागू कराएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। हाई कोर्ट के पास भी इतनी शक्ति है कि वो यूनियन के कानून भी फॉलो करा सकता है प्लस स्टेट के भी कानून फॉलो करा सकता है। क्लियर है, समझ में आया। ये चीज़ होती है इंटीग्रेटेड। अगर हम यूएसए का एग्जांपल लें तो यूएसए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटीग्रेटेड नेचर की जुडिशरी यूएसए में नहीं है। यूएसए में जो संघ है, संघ के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग है और राज्यों के लिए अलग कोर्ट है। ठीक, राज्यों के लिए अलग हाई कोर्ट है। और वहाँ पे होता क्या है, राज्य के जो कानून होते हैं वो हाई कोर्ट लागू करता है और संघ के जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। ठीक, यानी संघ से संबंधित जो भी कानून है उसको मैनेज करेगा सुप्रीम कोर्ट और राज्यों से संबंधित जो कानून है उसको सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, आप कहीं भी कूद सकते हो। तो यहाँ पे एकल प्रणाली के संबंध में इंडिया की जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा व्यापक है। ठीक, तो ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है जो केंद्रीय और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है, यही विशेषता होती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। और जो कहाँ पे है, जो भारत में है, यूएसए में नहीं है, दोनों में नहीं है। समझ में आया, इसलिए तीसरा पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे क्या बताना था, गलत बताना है। तो यहाँ पे 1 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। समझ आया, चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। 63वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की एक नकारात्मक अवधारणा प्रदान करता है जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आना चाहिए कि भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म क्या बोलता है। सेकुलरिज्म को हम लोग पिछले क्वेश्चन में समझे हैं। इसमें एक चीज़ हम लोगों ने समझा था कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये आपने सीखा था, राज्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सीखा था कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। धर्मों को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए जितनी भी सहायता की ज़रूरत होगी, जो भी फंडिंग की ज़रूरत होगी, वो राज्य प्रोवाइड करेगा। प्रोग्रेसिव बनाने का मतलब है कि किसी धर्म में अगर इल ईविल होगी तो उसे हटाने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए राज्य कानून भी बना सकता है। तो इस परिभाषा से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव परिभाषा है या फिर पॉजिटिव परिभाषा है? ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इंडिया में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव। यहाँ पर राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण नहीं है। इंडिया में पूर्ण पृथक्करण नहीं है, अलगाव नहीं है, साथ साथ में चलने वाली चीज़ है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में समझा था, इसलिए पॉइंट गलत लिखा है क्योंकि इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भारत के संबंध में नेगेटिव बताया है। राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण वाला कॉन्सेप्ट आप यूएसए में देखेंगे। ठीक, यानी इसको आप नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा। पश्चिमी अवधारणा का मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव बोल रहा है। तो पॉजिटिव तो नहीं है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण पृथक्करण देखा जाता है। तो सेकंड पॉइंट भी गलत है, इन्होंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे सही बताना था, तो यहाँ पे सही कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। 64 देखिए, 64वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अनुसूची के बारे में पूछा गया है, यानी शेड्यूल। टोटल शेड्यूल 12 है। मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। ये 4 कौन कौन सी थी? 9th, 10th, 11th और 12th। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, यानी भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 11 पंचायत है और 12 म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। इतना क्लियर? चलिए, बट क्वेश्चन में सेकंड के बारे में पूछा, थर्ड के बारे में पूछा और फोर्थ के बारे में पूछा। तो आपको पता है सेकंड अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? वो एलवाइन से संबंधित है, भत्तों से संबंधित है।
बट इस एलाउंस में ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे किसके भत्तों का जिक्र है और किसके भत्तों का जिक्र नहीं है। तो सेकंड अनुसूची में भत्तों का जिक्र किन किन पदों का है, सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट सीख लेना है, राज्यपाल सीख लेना है, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट। अगर स्टेट की बात करें तो राज्य विधानसभाएं जो हैं यानी स्टेट लेजिस्लेशन में भी स्पीकर और राज्य परिषद में अध्यक्ष, सीएजी और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का यहाँ पे भत्तों का जिक्र है सेकंड अनुसूची में। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, सेकंड अनुसूची में एलाउंस के बारे में चर्चा नहीं की गई है, पीएम के बारे में, पीएम के भत्तों की कोई भी चर्चा नहीं है दूसरी अनुसूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। जैसे हमने थर्ड अनुसूची में सीखा था कि यहाँ पे शपथ का जिक्र है, लेकिन शपथ यहाँ पे किस किस की नहीं है, यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की शपथ की चर्चा नहीं है, फॉर्मेट नहीं दिया गया है क्योंकि इनका शपथ का वर्णन जो है वो अलग आर्टिकल के फॉर्म में वर्णित है। तो थर्ड अनुसूची में शपथ का जिक्र प्रेसिडेंट साहब का नहीं है और राज्यपाल का नहीं है। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, प्रेसिडेंट का शपथ का वर्णन आर्टिकल 60 में है और राज्यपाल का शपथ का वर्णन 159 में है। क्लियर? और जब इनका नहीं है जिक्र शपथ का तो फिर वर्णन किसका है थर्ड अनुसूची में? आपको जिक्र मिलेगा मंत्रियों की शपथ का। मंत्री यानी चाहे वो संसद के सदस्य हो यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लोकसभा के हो या फिर चाहे राज्यसभा के हो। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। मंत्री राज्य स्तर पर भी हो सकते हैं, तो राज्य में विधानमंडल स्तर पर हो जाएगा, राज्यों में एमएलए आप ले सकते हो और एमएलसी ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का शपथ का भी प्रारूप थर्ड अनुसूची में है। आप यहाँ पे सीएजी का भी प्रारूप देखेंगे थर्ड अनुसूची में। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल का शपथ का प्रारूप नहीं है। और सेकंड अनुसूची में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे भत्तों की चर्चा है और पीएम साहब की कोई भी चर्चा नहीं की गई है भत्तों से संबंधित। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के प्रधानमंत्री के लिए परिलब्धियां, भत्ते और स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं या फिर स्पेशल प्रिविलेजेस का प्रावधान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने अभी सीखा कि सेकंड अनुसूची में भत्तों का जिक्र है लेकिन पीएम साहब का नहीं है, तो पहला पॉइंट गलत लिखा है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, संविधान की थर्ड अनुसूची में थर्ड शेड्यूल में भारत के राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान शामिल है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंट और राज्यपाल का कोई भी जिक्र नहीं है तीसरी अनुसूची में शपथ के संबंधित। तीसरा पॉइंट पढ़िए, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। फोर्थ शेड्यूल आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे यूटी से कितने लोग आएंगे राज्यसभा में और राज्यों से कितने लोग आएंगे राज्यसभा में, ये सब बताया गया है। तो तीसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे सही बताना था और केवल 3 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? आगे चलें, चलिए 65 देखें। 65 बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब था? ये आप लोगों को पता है, 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान, क्योंकि इसमें इतने सारे संशोधन किए गए कि ये अपने आप में एक संविधान की तरह है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इस एक्ट ने प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया। प्रशासनिक अधिकरण मतलब जैसे आप कैट का नाम सुनते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती हैं, तो प्रशासन से संबंधित भी ट्रिब्यूनल बनाए गए और अदर मैटर से रिलेटेड भी अधिकरण बनाए गए। जैसे आपने एक अधिकरण एनजीटी पढ़ा होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जिनका जिक्र संविधान में है, लेकिन बहुत सारे ट्रिब्यूनल ऐसे भी हैं जो संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जो एक्ट के द्वारा बनाई गई। एक्ट के द्वारा बनाने से मतलब है कि संसद के द्वारा बनाई गई, संसद ने अधिनियम पारित करवाया, उसके माध्यम से ट्रिब्यूनल बने। जैसे एनजीटी की स्थापना जो हुई थी वो एनजीटी एक्ट 2010 से हुई थी, इसलिए एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक बॉडी है। समझ में आया? समझ आया? तो कुछ ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जिनका जिक्र संविधान में है, आर्टिकल के फॉर्म में है, इसलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे बात करें प्रशासनिक अधिकरण की, तो प्रशासनिक अधिकरणों का वर्णन आपको आर्टिकल 323A में मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अलग पार्ट ही जोड़ा गया और वो पार्ट था 14A। ठीक है, 14A में 2 आर्टिकल हैं, आपको याद रखना है, 2323A और 2323B। इतना क्लियर है? 323A में प्रशासनिक अधिकरण है और 323B में अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण है। क्लियर? तो प्रशासन से संबंधित अधिकरण की बात करें तो 323 लगा देना, और अन्य अधिकरणों के बारे में बात की जाए तो वो 323B में आ जाएगा।
ये अधिकरण की बात हो गई थी। सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में गण पूर्ति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। गण पूर्ति यानी कोरम। तो कोरम तो आप अभी भी पढ़ते हैं कि टोटल मेंबरशिप का 1/10 पार्ट चाहिए होता है, तब जाके संसद में कोई सदन अपनी कार्रवाई शुरू करता है। अगर लोकसभा की बात करें तो टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा हो जाता है कोरम, और राज्य विधानसभाओं की बात करें तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, ये हो जाएगा संसद या लोकसभा का कोरम। ऐसे ही राज्यसभा का हो जाएगा और ऐसे ही विधान परिषदों का हो जाएगा। तो ये चीज़ तो अभी भी है, ये आप लोग देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं फैक्चुअल। इसका मतलब है कि ये चीज़ पहले हटाई गई होगी, तभी तो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट पूछा गया यहाँ पे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन ने इस कोरम को हटा दिया था। ये जो प्रावधान था, प्रोविज़न था 1/10 का, वो हटा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन 2 साल बाद ही यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इस संशोधन में फिर से ऐड कर दिया गया। और वो ईयर कौन सा था? 1978 में। 1978 में कोरम को फिर से बहाल कर दिया गया। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ एक आध पॉइंट और लिखा है शायद। हाँ, तीसरा पॉइंट भी लिखा है, इसको देखिए। इस एक्ट ने संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, पता भी हम लोगों को, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 1 सब क्लॉज F में हुआ करता था, जो अब निरसित हो गया है। निरसित यानी डिलीटेड, और इसको शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A में। और ये अब कौन सा है? चूँकि फंडामेंटल राइट में नहीं है अब, तो ये लीगल राइट हो गया, लीगल राइट। और ये काम हुआ कब? ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही हुआ, 1978 में। क्लियर है? तो ये पॉइंट सही है। तो यहाँ पे कितने सही थे? यहाँ पे भी दोनों सही थे, और ये तीसरा पॉइंट भी सही है, यानी यहाँ पे तीनों सही हैं। ठीक, डी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 66 का पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय के संयोजन को वितरणात्मक न्याय के रूप में जाना जाता है। वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय का मतलब आप लोग जानते हैं, धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसा आर्टिकल 1516 बोलता है ना। आर्टिकल 1516 में क्या है? सोशल जस्टिस ही तो है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं, वितरणात्मक न्याय। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आपको कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सोशल जस्टिस का और इकोनॉमिक जस्टिस का, आर्थिक रूप से न्याय का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस किस का दिया है? सोशल का और पॉलिटिकल का। लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़े हम लोग को कॉम्बिनेशन चाहिए सोशल का और आर्थिक का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? राजनीतिक लिखा है, इसलिए ये पॉइंट इसको गलत कर दे रहा है। सेकेंड पॉइंट, भारतीय संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। तो ऐसा तो नहीं पड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति से हम लोगों ने क्या लिया था? बंधुत्व था। बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। और क्या था? समानता था, इक्वलिटी। और क्या पड़ा था? स्वतंत्रता। ये आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति के। ठीक है, ना कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस ये कहाँ से लिए गए थे? ये रशियन क्रांति से प्रभावित थे, रशियन क्रांति। ठीक, तो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति की जगह रशियन रेवोल्यूशन होना चाहिए था। ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे दोनों गलत है, तो दोनों गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए। 67 में क्वेश्चन देखिए। प्रस्तावना ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही संविधान का हिस्सा है। ये सही है कि गलत है? बताइए, हम लोग इस पर काम कर चुके हैं। देखिए, प्रस्तावना से संबंधित 2-3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हैं, वो आपको नहीं भूलना है। जैसे एक बेरुवारी केस हुआ, दूसरा केशवानंद भारती केस हुआ। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, ऐसा 1960 में बोला गया। बेरुवारी केस 1960 का था और उन्होंने कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, इन्होंने पूरा जजमेंट ही बदल दिया, बेरुवारी केस को ही बदल दिया, और इन्होंने बोल दिया कि प्रियम्बल भाग है, प्रियम्बल संविधान का भाग है। तो बिल्कुल विपरीत डिसीजन था। बेरुवारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संशोधन भी नहीं कर सकते हो। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता। ठीक है, संशोधन भी किया जा सकता, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर। साथ में ये भी याद रखना है कि केशवानंद भारती केस में
कि प्रियम्बल में जितनी भी बातें लिखी हैं उनको आदर्श के रूप में लेना चाहिए। हम सभी को, सरकारों को, विधायिकाओं को आदर्श के रूप में लेना चाहिए, लेकिन इसको शक्ति का स्रोत नहीं समझा जाए। ठीक है, शक्ति का स्रोत नहीं समझा जाए। शक्ति का स्रोत ना समझा जाए इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रस्तावना कोई शक्ति के लिए निषेध है, प्रोहिबिट है। समझ में आया? उन्होंने मतलब एक बैलेंस वाली बात कर दी। तो अब यहाँ से एक पॉइंट और क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, जब केशवानंद भारती केस में बोल ही दिया है कि संविधान को आदर्श के रूप में समझा जाना चाहिए और ना ही ये शक्ति का स्रोत है और ना ही ये विधायिका की शक्ति के लिए निषेध है, तो इसको आप चैलेंज क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाके न्यायपालिका में चैलेंज क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी ये चैलेंजेबल नहीं है, यानी ये वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। क्लियर है? एक शब्द और इसका यूज किया जाता है, न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है, यानी इसको गैर न्याय संगत भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इतनी बातें थी। तो अब जल्दी से पढ़ लीजिए स्टेटमेंट। पहला पॉइंट, प्रस्तावना ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, बिल्कुल करेक्ट है, और ना ही संविधान का हिस्सा है। तो इतना पार्ट गलत है। संविधान का हिस्सा तो है, तो ये पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट, प्रियम्बल के प्रावधान कानूनी अदालतों में यानी जुडिशरी में लागू करने योग्य नहीं है। तो बिल्कुल पढ़ा हम लोगों ने ऐसा, केशवानंद भारती केस में ऐसा ही जजमेंट आया। ठीक है, ये चैलेंजेबल नहीं है, लाइक DPSP। तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो ये तो गलत है। ये स्थिति 1960 में थी, बीरूबारी केस तक थी। इसके बाद फिर पलट दिया गया डिसीजन 1973 में, वो आप लोग जान रहे हैं। तो अभी संविधान का हिस्सा भी है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। तो ये पॉइंट गलत लिखा है। तो यहाँ पर सही बताना था, तो केवल 2 ही सही है, केवल 2 ही सही है। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए स्टेट आ जाइए जल्दी से। स्टेट में संविधान सभा के बारे में बताना है और स्टेटमेंट इस तरफ लिखे हैं, यह भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी। डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं और एडल्ट सफरेज की बात कर रहे हैं। एडल्ट सफरेज की बात कर रहे हैं। ये संविधान सभा के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान सभा के जो मेंबर थे वो पार्शियली निर्वाचित थे, पार्शियली इलेक्टेड थे और पार्शियली नामित थे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली जोड़ लीजिए, आंशिक रूप से, पूरी तरीके से निर्वाचित नहीं थी, आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं, यानी ये बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से निर्वाचित हुई थी, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो ये तो गलत लिखा। ठीक, तो आपने एक पॉइंट तो सीख लिया कि संविधान सभा में जो लोग थे, मेंबर थे संविधान सभा के, वो पूरी तरीके से चुनाव के माध्यम से नहीं आए थे, वो पार्शियली नॉमिनेटेड भी थे। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन था। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इलेक्शन भले ही प्रत्यक्ष ना हो पूरी तरीके से, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सभी धर्मों का था। ये सेकंड पॉइंट करेक्ट है। थर्ड पॉइंट है, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता था। तो संविधान सभा में जो जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था उनका चुनाव पहले प्रांतीय विधानसभा में हो जाता था। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट करेक्ट है। यहाँ पे सही बताना है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है, सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, आ जाइए 69 देखिए जल्दी से। देखो यहाँ पे अब आपका रिवीजन होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इतने एक्स्ट्रा पॉइंट देख लिए हैं कि अब आपको आसान लगेगा। 69 में पहला पॉइंट देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बना दिया था। संप्रभु निकाय यानी सोवरेन बॉडी। तो ये तो बिल्कुल सही है, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। संप्रभु निकाय का मतलब है कि हम किसी दूसरे देश के द्वारा अब शासित नहीं होंगे, हम खुद अपनी सरकारों द्वारा शासित होंगे, हम अपनी संविधान के द्वारा शासित होंगे। ठीक, ये संप्रभु का मतलब होता है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट देखिए, भारत के संविधान की शुरुआत के साथ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट का उन्मूलन जारी रहा। संविधान की शुरुआत के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, संविधान की शुरुआत जैसी हुई, फिर 1947 का जो एक्ट था, यानी ये वाला, इसका क्या काम? कोई काम नहीं। 1935 का जो एक्ट था, उसका क्या काम? कोई काम नहीं, क्योंकि अब तो हम रेगुलेट संविधान से हो रहे हैं ना। प्रीवी काउंसिल का मतलब आप प्रीवी को प्राइवेट की तरह समझ सकते हो। ठीक है, प्रीवी शब्द को प्राइवेट की तरह, यानी एक ऐसी काउंसिल जो हेड ऑफ द स्टेट को एडवाइस करती थी। इस काउंसिल के पास कुछ अधिकार थे, कुछ क्षेत्राधिकार था, नई अपील को इंटरटेन करने का, नई याचिकाओं को, नई पिटीशन को इंटरटेन करने का, पेंडिंग अपील को डिस्पोज करने का। ये जो एक्ट था प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट, इसको 1949 में पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है,
इस संविधान की शुरुआत के साथ प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन जारी नहीं रहा था, 49 में ख़त्म ही कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत लिखा है क्योंकि जारी नहीं रहा था, ये तो ख़त्म ही कर दिया गया था 1949 में। तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान सभा ने प्रस्तावना को सभा की पहली बैठक में अधिनियमित कर दिया गया था ताकि वह इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य कर सके। ये तो महागलत पॉइंट है क्योंकि आपको पता है संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद साहब को प्रेसिडेंट चुना गया था। फिर आगे के दिनों में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था GL नेहरू द्वारा। तो ये काम पहली बैठक में नहीं हुआ था, ये काम जब शेष संविधान अधिनियमित हो गया था उसके बाद फिर प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। ठीक, ये पॉइंट गलत है, तो यहाँ पे सही कौन सा है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, हो जाएगा ना। अब चलिए 70 देखिए जल्दी से। 70 क्वेश्चन में ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में पूछा गया है, बजटेतर ऋण। जैसे नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ये ऑफ बजट वाली बात हो रही है, ऑफ बजट बोरोइंग की बात हो रही है। उधारी ले रहे हैं लेकिन उसकी काउंटिंग बजट में नहीं हो रही है, ऑफ बजट बोरोइंग है। कोई बोरोइंग, कोई उधारी आप ऑफ बजट करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है मंत्रिपरिषद को यानी सरकार को। फ़ायदा किस तरीके से, क्योंकि इसकी चर्चा फिर संसद में नहीं की जाएगी। किसकी चर्चा, ऑफ बजट जो आप उधारी लिए हैं उस अमाउंट की चर्चा संसद में नहीं की जाएगी, यानी ये संसद के कंट्रोल से बाहर रहेगा, तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा मंत्रिपरिषद में किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो इस तरह की जो उधारी है मंत्रिपरिषद द्वारा यानी सरकार द्वारा, उसका हमेशा विरोध किया जाता है अपोजिशन द्वारा। उसका विरोध CAG रिपोर्ट भी कई बार बताती रहती है। बजट के बारे में आप लोग जानते हैं कि सरकार का जितना कमाई होती है, कमाई यानी उसको रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट को आप इनकम की तरह समझ लो, सरकार की इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितने हैं यानी खर्चे कितने हैं। और आपको पता है किसी भी वेलफेयर कंट्री में एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होते हैं बजाय इनकम के। तो जब खर्चे ज़्यादा रहेंगे तो इसका रिजल्टेंट हमेशा नेगेटिव आता है, इसी को हम लोग बजट घाटा बोलते हैं। अभी मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, इसी घाटे को फाइनेंस करने के लिए, इसी घाटे को वित्त पोषित करने के लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सरकारें इस तरह की बोरोइंग्स को, इस तरह की उधारी को, डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करने के लिए यूज करती है, जो सही तरीका नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं माना जा रहा, क्योंकि हम लोग सीख लिए हैं कि इस तरह की उधारी संसद के नियंत्रण से बाहर है। नियंत्रण से बाहर है तो ये हमेशा आशंका बनी रहती है कि इस बोरोइंग की, इस उधारी की, इस पैसे का यूज गलत ना करे कहीं मंत्रिपरिषद। ठीक है, और इस तरीके की उधारी जो है वो डायरेक्टली नहीं ली जाती है केंद्र द्वारा, ये इनडायरेक्टली पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी सार्वजनिक संस्थाएं जो होती हैं इनके द्वारा ये फंडिंग की जाती है। सीख लिया, अब जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी गणना राजकोषीय घाटे की गणना में की जाती है। राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट। तो जैसा कि हम लोगों ने सीख लिया कि ये ऑफ बजट बोरोइंग है, तो ऑफ बजट बोरोइंग है तो ये राजकोषीय घाटे में गणना इसकी नहीं की जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, ऑफ बजट बोरोइंग वे ऋण हैं जो केंद्र द्वारा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लिए जाते हैं। तो ये भी हम लोगों ने सीखा कि ये केंद्र द्वारा डायरेक्टली नहीं लिए जाते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश पे लिए जाते हैं। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट पढ़िए, वित्त पोषण का यह तरीका, उधारी लेने का ये तरीका संसद के नियंत्रण से बाहर कर देता है। बिल्कुल सही है, ये हम लोगों ने सीखा, इसी कारण इस पर हमेशा डिबेट चलती रहती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ये नियंत्रण से बाहर है। तो यहाँ पे सही बताना था, तो सही केवल 3 है, सही केवल 3 है। समझ आया? तो ठीक है साहब, इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।